जय हिंद भाई। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होंगे, है ना। तो आप लोगों को बोला था कि एसएससी की, सीजीएल की, सीपीओ, सीएचएसएल की अभी वैकेंसी आई हुई है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्लासेस लगाने वाले हैं। तो भाई सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए या सीजीएल के लिए आप लोग अगर तैयारी करोगे तो आपको एक ही कंटेंट मिलेगा तीनों जगह पे। एमटीएस में भी आपको एक ही कंटेंट मिलता है क्योंकि सभी चीज़ों का सिलेबस जो है एक तरीके से समान होता है। लेवल थोड़ा सा नीचे ऊपर होता रहता है, जैसे एसएससी सीजीएल का लेवल, एसएससी सीजीएल को वैसे ही आपको पता है कि मिनी यूपीएससी बोला जाता है, तो उसका लेवल थोड़ा सा अप आता है। उसके बाद में सीपीओ का लेवल थोड़ा नीचे आता है, सीएचएसएल का लेवल है वो भी थोड़ा अप ही रहता है, एमटीएस का लेवल भी थोड़ा सा अप ही रहता है। ठीक है, मतलब इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सीपीओ का लेवल जो है थोड़ा सा ठीक ठाक आता है। अब इनके अंदर कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिल्ली पुलिस की या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो सेम ही रहते हैं। बस आपके थोड़ा सा, जैसे एसएससी जीडी की कर रहे हो तो किसी के हिंदी आ जाती है, किसी के इंग्लिश है तो वो इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा जैसे एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की कर रहा है तो उसके हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती हैं। उसके क्या आता है, मैथ में सिर्फ जो 10th बेस मैथ है वो रह जाती है, और एसएससी जीडी के अंदर भी जो 10th बेस मैथ है वो रह जाती है। बाकी कंप्यूटर सेम रहता है आपके, साइंस भी आपकी रहती है, जीके भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है और मैथ भी रहती है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ पे जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के अंदर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी गारंटी दे रहे हैं, जितना पढ़ाएंगे उसके अंदर से आप आने वाले 3 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देना, आपको एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं मिलेगा, वरना आपकी जूती हमारा सर। ठीक है भाई, कंटेंट आपको एकदम से बराबर दिया जाएगा। ठीक है, आप बस इतना करना, रेगुलर रहना। बाकी इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपकी इनको पीडीएफ भी दे दी जाएंगी, आपको सीट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो अभी तक आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो देखो, बात करते हैं, अपन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी के अंदर पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं भाई, राष्ट्रपति ले रहे हैं। अब आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई, जैसे कि भाई राष्ट्रपति जो है वो अभी कौन है, तो सर द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अब एक चीज़ आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, आपने कहीं ना कहीं पहले तैयारी की होगी तो आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है भाई, और ये अनुच्छेद 52 के अंदर दिया भी हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सबसे हेड होता है, मतलब भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो राष्ट्रपति एक तरीके से देखा जाए तो सर्वोच्च होता है। ठीक है, इसके बाद कि सर ये नियुक्त होता है, 5 साल के लिए नियुक्त होता है भाई। ठीक है, इसके वेतन भी होते हैं, जैसे कि अगर सैलरी बोली जाती है तो सैलरी भी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन, तो इसको सैलरी के साथ साथ में कुछ और भी फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद में कि सर इसको हटाया कैसे जा सकता है, इसकी शपथ कौन दिलवाएगा इसको, इसके चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेगा, इसको चुनाव जीतने के लिए मतलब क्या प्रतिशत चाहिए होगा वोटों का, तो वो सारा का सारा इसके पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कौन सी कार्यकारी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी हैं, सारा का सारा हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। ठीक है, ये टॉपिक सामान्यतः जो है आपको 5 से 6 दिन में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन आपको 2 या 3 क्लासेस में इनको ख़त्म कर देंगे। कंटेंट आप देख लेना, कंटेंट आपको उससे कम नहीं मिलेगा, एकदम से बराबर कंटेंट मिलेगा, एकदम लेवल का कंटेंट मिलेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है तो आपको वो भी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको वो भी पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं करवाऊंगा उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर अलग अलग एग्जाम में आए हुए, सीपीओ, सीएचएसएल, एसआई, सीजीएल के अंदर, एमटीएस के अंदर, जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो भाई राष्ट्रपति, तो बेटा ये तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है भारत का, सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा और जाने तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, शपथ सभी को दिलाई जाती है। ठीक है, अब अगर इसके बारे में, तो वो कौन दिलाता है, तो बेटा वो जो होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाता है। ठीक है, और उसके बाद त्याग पत्र किसको देगा, अगर भाई राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, वैसे तो कोई राष्ट्रपति छोड़ना चाहेगा नहीं, लेकिन भाई आप ही बताओ, राजाओं की ज़िंदगी कौन छोड़ना चाहेगा, एक तरीके से राजा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, और बाकी मंत्रिमंडल को नियुक्त भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। ठीक है,
चलिए तो अब इसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि अनुच्छेद, भाई भारत का जो प्रधानमंत्री हो, ये राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम नागरिक होगा, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अब ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? तो बेटा ये दोनों ही बातें बोली गई हैं अनुच्छेद 52 के अंदर। कितने के अंदर? अनुच्छेद 52 के अंदर क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद अगले बात करें तो अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आता है 53। कितना आता है? 53। अब आप लोग थोड़ी सी मेरे को एक चीज़ बता देना भाई कि सर अनुच्छेद 52 के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, क्या देखी है? आप लोगों को मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा, सबसे बढ़िया चीज़ ये है ताकि आपको भूलोगे नहीं, ठीक है। क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और प्रथम नागरिक होगा। तो प्रथम नागरिक से अब आप लोग एक चीज़ बता सकते हैं क्या कि भाई अगर मान लो कि आपने गाँव के अंदर से आप लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा, इससे पहले आपके गाँव में से किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, आप जीत गए। उसके बाद अगली बार आपने चुनाव नहीं लड़ा, कोई और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, तो वो आपसे क्या लेगा? सीख लेगा ना कि भाई आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था, आपको नॉलेज है, आप मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं चुनाव जीत जाऊँ। तो आप प्रथम नागरिक हुए ना अपने गाँव के चुनाव लड़ने वाले। ऐसे ही ये भारत का प्रथम नागरिक है। तो भारत का प्रथम नागरिक है मतलब कि आप लोग ये अंदाज़ा लगा लो कि ये सबसे ऊँचा है, सबसे ऊंचाई के पद पे होता है राष्ट्रपति। इसका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा, ठीक है। तो अगर ये सबसे ऊंचा राष्ट्रपति, सबसे ऊंचे पद पे है राष्ट्रपति, तो भारत के जितने भारतीय संघ के जितने भी कार्यपालिका हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी या किसके अंडर में आएंगी? अगर देखा जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, भारतीय संघ, भारतीय संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंतर्गत मानी जाएगी, ठीक है बेटा। ये बात हो गई कि सर बिल्कुल हो गई। अब बात करें अपन, ये तो हो ही गया अपना। अब देखो, अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। किसकी? अनुच्छेद 54 की। या फिर आप लोग ये देख लो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके अंदर कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है भाई? तो वो आपको, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो उसके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर भाग लेते हैं। और एक जो आपका विधानसभा होता है उसके मेंबर्स भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हर अलग राज्य का अलग अलग विधानसभा है, तो वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके चुनाव जो हैं जहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि आपके जैसे पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जैसे राजस्थान हुआ, तो राजस्थान का जो विधानसभा है वहीं पे इसके चुनाव होंगे। और जो चुनाव प्रणाली है वो कैसी होगी वो आपको सारा बताया गया है। तो पहले तो आप इन दोनों को नोट कर लो भाई अच्छे से, अनुच्छेद 53 और 52 को, ठीक है। उसके बाद आपको 54 का पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 54 का अनुच्छेद, ठीक है बेटा। तो नोट कर ही लिया होगा आपने। तो देखो आप लोग, अनुच्छेद 54 क्या बोलेगा आपको? अनुच्छेद 54 सिर्फ आपको बताएगा निर्वाचन मंडल। क्या बताएगा? निर्वाचन मंडल, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या आएगा? निर्वाचन मंडल, ठीक है बेटा। आप लोग तो बस ध्यान से देखते जाना क्या बताया जा रहा है। तो बेटा निर्वाचन मंडल के अंदर भी है ना, इसमें थोड़ा सा लोचा पड़ता है। अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो लोचा पड़ता है। क्या लोचा पड़ता है? अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बुक्स के अंदर पढ़ोगे आप लोग या कहीं और पढ़ोगे तो इसके अंदर सीधा सीधा ये दिया होता है कि सदनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये नहीं दिया हुआ कि मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या?
कि इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा क्या है विधानसभा के सदस्य, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अभी पीछे संशोधन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी, कौन सा? दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व, इसको कई पुडुचेरी भी बोलते हैं, कई पुदुचेरी भी बोलते हैं और कई इसको पोंडुचेरी भी बोलते हैं। तो जैसा भी आप याद रखना चाहो वैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये भी इसके अंदर पूरा आ गया। ठीक है। अब भाग कौन कौन नहीं ले सकता? ये तो भाग ले सकते हैं। अब एक चीज और बताना, अगर आपको ऐसा दे दे कि निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके अंदर कौन कौन भाग ले सकता है निम्न में से, और आपको ऑप्शन में दे दे कि संसद के निर्वाचित सदस्य, या फिर आपको दे दे लोकसभा के सदस्य, या फिर नहीं, आपको ये दे दे, ऑप्शन दे दे कि संसद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद, या फिर जैसे अंडमान निकोबार विधान परिषद के क्षेत्र लोग, या फिर लोकसभा के मनोनीत सदस्य। तो आप लोग क्या बताओगे? तो बेटा एक चीज याद रखना कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के संसद बनती है और इसको संसद बोला जाता है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर संसद दे दे, लोकसभा राज्यसभा ना दे, तो बेटा आप लोग उसको टिक करोगे संसद के निर्वाचित सदस्य। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कई बच्चे ऑप्शन के अंदर वो डायरेक्ट ना देके संसद देता है और कई बच्चे मार खा जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर बात करें अपन, तो इसके अंदर भाग कौन कौन नहीं लेता है? तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन मंडल में। ठीक है बेटा। चलिए, तो अब इसके अगला जो है 55वां आपको बताते हैं अनुच्छेद। 55वें अनुच्छेद के अंदर क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है। चुनाव की प्रणाली, चुनाव कौन से रूप का होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, उसके अंदर कौन सी संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाती है, और जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार है उसको कितने वोटों की आवश्यकता होती है, वो सारा अपन किस में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 55 में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 54 आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि इसके अंदर 50 सदस्य जो हैं, क्या 50 सदस्य, 50 सदस्य, तो 50 सदस्य इसके अंदर प्रस्तावित होते हैं, वह 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक होते हैं। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोगों को इसलिए लिखवा दी है ताकि आप लोग बाद में ये ना बोलो कि सर हमें कंटेंट के अंदर आपने थोड़ा सा कम लिखवाया। ठीक है बेटा। तो इसलिए ये लाइन लिखवा दी गई है आपको। अब आप लोग एक चीज़ आप लोग को और ध्यान रखना कि बेटा आप लोग किसी भी बुक से जाके मैच कर लेना, किसी भी बुक से, आपके पास में जो भी बुक हो, आपको अगर कंटेंट में उस बुक से पढ़ना, आप लोग अगर पहले आप यहाँ पढ़ना वरना डायरेक्ट आप वहाँ से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। एक बार आप पढ़ के और उस बुक से पढ़ के देखना, अगर आपको कंटेंट में कमी लगे तो बता देना। ठीक है बेटा। चलिए, तो उसके बाद अपन अनुच्छेद लेते हैं 55 का। ये लाइन लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखी है तो। 55 के अंदर क्या बताया मैंने? चुनाव निर्वाचन, या फिर चुनाव पद्धति बोल सकते हैं इसको आप लोग। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? चुनाव पद्धति बोल सकते हैं,
ये पद्धति गलत लिखा जाता है, पद्धति या फिर चुनाव निर्वाचन, निर्वाचन ये आप इसको बोल सकते हो बेटा। ठीक है भाई कि सर ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, आपने ये पढ़ा है कि चुनाव के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है, ये आपको अनुच्छेद 54 में दे दिया। ठीक है, 54 में कौन कौन भाग ले सकता है कि सर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। पढ़ा है अपन ने। 50 जो है अनुमोदक सदस्य होते हैं और 50 जो है प्रस्तावित सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा है। इसके आगे का हम इसमें पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अब एक चीज़ बताओ, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सा होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? तो बेटा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप लोग, अब मेरे पास है नहीं कुछ भी ऐसा, जैसे कि आप लोग एक पेपर ले लीजिएगा, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको जैसे जो भी सिंबल वगैरह लिखे होते हैं वो आपको लिखे होंगे, उसके सामने आपको ए या बी जो भी लिखा होगा उसके ऊपर आपको जैसे भी टिक करना होगा। आपने अपना वोट दिया उसको, उसके बाद आप वो मत है जो आपका वोट है वो आप किसी को दिखा नहीं सकते हो कि मैंने फलानियों को वोट दिया, मैंने दिकड़े को वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया, मैंने इसको वोट दिया। आपको जैसे आपने वो वोट दिया उसको आपको मोड़ना है और उसको आपको पेटी में डाल देना है। आप किसी भी बंदे को ये नहीं बता सकते हो कि भाई मैंने इस बंदे को वोट दिया, मैंने इस बंदे को वोट दिया, दिखा नहीं सकते हो। अब क्यों नहीं दिखा सकते हो? क्योंकि बेटा जो ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और ये गुप्त प्रणाली से होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी जो है एक प्रणाली होती है, कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त प्रणाली। ये इसकी जो प्रणाली है उसको बोला जाता है, या फिर चुनाव करवाने की प्रणाली को बोला जाता है। अब आप कई बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त मत प्रणाली। यहाँ पे मत भी लिखना बेटा आप, ठीक है? तो एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली, और साथ में एक ये भी दिया होगा कि समानुपातिक गुप्त प्रणाली। क्या? समानुपातिक गुप्त प्रणाली। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इन दोनों को याद रखना चाहो तो इन दोनों को रख सकते हो, इस अकेले को याद रखना चाहो तो इस अकेले को याद रख सकते हो। ये और के अंदर आप लोग मान सकते हो, क्योंकि कई बुक में ऐसा दिया हुआ है, कई बुक में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जो सही है वो ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाती है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं। अब वो जो आप जो वोट है, जहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि वोट है, वो आप दिखा क्यों नहीं सकते हो बेटा? किसी को भी दिखा क्यों नहीं सकते हो? तो उसका कारण ये है कि जो अगर आपने उसको दिखा दिया वोट को, तो वो क्या क्या नहीं रहा, सार्वजनिक हो गया। भाई अपने सभी को बता ही दिया कि भाई मैंने इसको वोट दिया, मैंने भाई द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, रामनाथ कोविंद को दिया, प्रणब मुखर्जी को दिया, मनमोहन सिंह को दिया, जिसको ही वोट दिया आपने XYZ, तो बेटा उससे गुप्त जो शब्द है, गुप्त शब्द का मीनिंग क्या होता है कि भाई हमने वो चीज़ को छुपा रखा है। तो इस शब्द का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। और उल्लंघन होते ही आपका जो वोट है या फिर मत है उसको क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा वो वोट आपका। ठीक है भाई, ये थी मेन मुद्दे की बात। अब जो है कि सर ये जो चुनाव होता है ये होता किसके आधार पर है? अब बात करते हैं अपन ये। ठीक है भाई, तो ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। चलो इसी में बता देते हैं आपको, यहीं पे है ना। क्या बता देते हैं कि भाई जो देखो, पहले ये था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो जो है एक तरीके से आप ये मान सकते हो, इसके अंदर चुनाव पद्धति के अंदर आपको 2-3 चीज़ें और भी बतानी है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहले क्या था
कि भाई मतलब जनसंख्या आपको पता है कि हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, ठीक है। तो भाई 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई, 11 में हुई, ठीक है। ऐसे आपकी जो है जनगणना होती गई जनसंख्या के लिए। तो पहले ये नियम था कि भाई मतलब जिस भी साल की जनगणना पीछे हुई होगी उसके आधार पर जो है आपका चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन 1971 की जनसंख्या को 1971 के बाद में आई कौन? इंदिरा गांधी। और उन्होंने एक उस टाइम पे गरीबी आई हुई थी देश के अंदर, भुखमरी आई हुई थी, बहुत से लोग मारे जा चुके थे। तो उन्होंने 1971 की जनसंख्या को इसका आधार बनाया। अब वो आधार क्यों बनाया वो आपको मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है भाई। अब वो आधार क्या था, क्यों था और किस कारण कैसे था, वो आपको सारा का सारा बताएंगे, ठीक है भाई। देखो तो अभी आप लोग क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ तो आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि भाई अगर राष्ट्रपति को कितने मत चाहिए जीतने के लिए, तो इसको जो है कुल मतों का, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों, या फिर मत कर सकते हो आप इसको, मत बटा 2 + 1। यानी कि अगर बोला जाए तो 50% + 1 वोट चाहिए। यानी कि आप ये मान सकते हो कि एक चुनाव के अंदर वोट देने वाले सदस्य मान लो 1000 सदस्य थे, ठीक है। उसके अंदर से जो वोट हैं वो 400 बंदों के ही वैध माने गए, 200 वोट जो हैं फर्जी मान लिए गए। आप लोग मैथ्स के अंदर प्रतिशत में पढ़ते हो कि एक बंदा को 400 वोट मिले, एक बंदे को 600 वोट मिले, और कुल वोटों के 20% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, और इस बंदे ने 200 वोटों से जीत हासिल की। तो कुल मत कितने थे ऐसे आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कुल वैध मतों का आधा, यानी कि जैसे 1000 बंदे वोट देने वाले थे जिसके अंदर से 200 बंदों ने के जो मत हैं वो अस्वीकार कर दिए गए किसी कारणवश, या तो उन्होंने किसी चीज़ का उल्लंघन किया होगा या कुछ और किया होगा। तो जो टोटल मत पड़े, जैसे 800 मत पड़े है ना, 800 का आधा 400, तो 401 वोट चाहिए होगा। अब कई बार यहाँ क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के दे देगा कि सर 51%, या फिर आपको क्या लिख के दे देगा कि सर 50 + 1%, या फिर आपको ये लिख के दे देगा कि 51 ही लिख के दे देगा, या फिर आपको 50% लिख के दे देगा और आप मार खा जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, 50% + 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग गलती मत करके आना, ठीक है भाई। चलो तो भाई आगे बात करते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो चुनाव है वो 1971 की जनसंख्या के ऊपर किया जाता है। कब के कौन से पे किया जाता है? 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर अब जिस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही भारत के अंदर जो है एक तरीके से भुखमरी, गरीबी आई हुई थी। क्या हुई थी? गरीबी आई हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था उस समय कि आप लोग मेरे को सत्ता में लेके आओ, मैं आप लोगों की जो गरीबी है, भुखमरी है, वो दूर कर दूंगी। तो उसने जैसे वो प्रधानमंत्री बनी, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ये कर दिया कि हम दो हमारे दो, ये स्कीम उसने जनसंख्या को कम करने के लिए लागू कर दी, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, गरीबी वैसे वैसे बढ़ती गई। तो भारत के, ये देखो आप, ये आपका भारत का नक्शा है एक तरीके से। अब ये मत बोलना कि सर ये आपने क्या ही बना दिया, ठीक है। ये भारत का एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एक तरीके से भारत का नक्शा मान सकते हो आप इसको, ठीक है भाई, भारत का नक्शा मान सकते हो, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, आते ही ये कर दिया कि हम दो हमारे दो, ये उसने नारा दिया। उसने क्या कहा कि जनसंख्या को अगर कंट्रोल में कर लोगे तो भाई गरीबी चली जाएगी। तो अब उस टाइम पे उसने ये बोला, तो जो साउथ वाले लोग हैं, मतलब यहाँ वाले लोग, वो थोड़े से एजुकेटेड थे, यानी पढ़े हुए थे। तो उन्होंने तो क्या किया, इसका समर्थन किया, और उन्होंने जो नारा था उसका पूरा पूरा सहयोग किया। उन्होंने
जनसंख्या को कंट्रोल करने में अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन जो ऊपर वाले राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन्होंने इसका समर्थन नहीं दिया। ये बोले नहीं भाई, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप लोगों के घर में आप लोग देखोगे तो आपके दादा वगैरह कितने भाई बहन हैं, आप लोगों को खुद को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसी के 7 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, कईयों के 10-10 भी भाई बहन होते हैं भाई। ठीक है, अभी भी जो मुस्लिम समुदाय से लोग होते हैं उनके अंदर 6-6, 7-7 भाई बहन मिल जाते हैं। ठीक है, देखने को। तो अब यहाँ वालों ने नहीं किया। उस समय लालू प्रसाद यादव जो विपक्ष के नेता भी थे और सांसद भी थे, ठीक है, उनसे एक मीडिया वालों ने पूछा कि भाई कि इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया है, लेकिन कि हमारे दो जनसंख्या को कम करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन आप लोग इसका जो है भाई अनुसरण नहीं कर रहे, या फिर आप लोग इसको मान नहीं रहे हो, इसको प्रयोग में नहीं ला रहे हो। तो लालू जी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था, अगर किसी ने सुना हो वो भाषण, कि हम तो विपक्ष में है ना, मतलब हम लोग विपक्ष में, हम क्यों ही माने उनके इस विचार को। ठीक है, तो एक हंसने की बात भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि हम विपक्ष में हैं, हम क्यों ही माने। तो फिर इंदिरा गांधी ने जैसे वापस जनगणना हुई, तो उसके अंदर इंदिरा गांधी ने, जैसे 1 साल बाद में रिपोर्ट आई इंदिरा गांधी के पास में, तो उन्होंने देखा कि साउथ के अंदर तो जनसंख्या जो है वो कंट्रोल हो गई है, जनसंख्या कंट्रोल में, लेकिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ेगी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या सोचा कि भाई ये लोग तो है, ये लोग तो मेरी बातों को समझ रहे, तो इन लोगों के, अगर अपन इन लोगों को भाई, ये लोग अपने को समझते हैं, थोड़े से एजुकेटेड भी हैं, लेकिन ये लोग अपन को समझ भी नहीं रहे हैं और अपने विरोधी भी हो जा रहे हैं, तो आगे जाकर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो चुनाव के अंदर फिर भाई यही अपना सारा रुतबा तो यही ले जाएंगे भाई। अगर विरोधी हो जाएंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो उसने क्या किया, 1971 की जनसंख्या को ही आधार बना दिया, परमानेंट आधार बना दिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर था। ठीक है, लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 56। ये कितना था आपका अनुच्छेद? 55 था क्या भाई? 55। अब आएगा आपका अनुच्छेद 56। ठीक है भाई, तो बेटा किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी ऐसी कोई समस्या है नहीं, डाउट आने देंगे नहीं आप लोगों को। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 56। अब अनुच्छेद 56 में क्या है, तो बेटा आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ी होगी तो भी अगर आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या, कि एक आपको जैसे अनुच्छेद 56 यही बताता है कि अगर आप इनको थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्या बताता है कि भाई राष्ट्रपति का जो पद है उसके ऊपर उत्तराधिकारी जब तक नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। मतलब इसका कहने का कारण क्या है, कहने की बात क्या है, कि भाई जो राष्ट्रपति यानी जो राजा महाराजा पहले होते थे, वो अपने जो पद होता था उसके ऊपर उत्तराधिकारी आता था, उनका आता था ना उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी से मतलब उनका बेटा, लेकिन यहाँ पे वो बेटे से अर्थ नहीं है, यहाँ पे उत्तराधिकारी का मतलब है कि कोई दूसरा राष्ट्रपति आ जाए या फिर उपराष्ट्रपति तो कार्यकाल को संभाल नहीं सकता है। अब उपराष्ट्रपति कब संभाल सकता है? अब कई बच्चे इस चीज़ में गलती करके आते हैं, क्या करके आते हैं कि अगर राष्ट्रपति जीवित है और वो पद पे है अपने, लेकिन उसका 5 साल का जो टेन्योर यानी कार्यकाल जो पूरा हो गया, और उसके बाद में भाई 5 साल का पूरा हो गया, तो यही है कि 5 साल का पूरा होते ही उसे त्यागपत्र देना होता है। लेकिन 5 साल का पूरा हो गया है, उसके बाद जब तक दूसरा राष्ट्रपति अपने पद को भाई ज्वाइन नहीं करता है तब तक वो राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति उसकी पोजीशन नहीं लेगा। उपराष्ट्रपति उसकी पोजीशन कब लेगा? जब या तो वो बाहर गया हो, पीछे से कोई कार्य करना हो, तब उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जस्टिस, चीफ जस्टिस यानी CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार करेगा। अगर दोनों ही मौजूद नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर जज होगा वो इस कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, चलिए, तो 56 के अंदर क्या है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति, क्या बता दिया आपको?
राष्ट्रपति जब तक, या फिर तब तक लिख लो इसको आप, तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उत्तराधिकारी पद पर नियुक्त न किया जाए। ठीक है भाई, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब तक कि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता तब तक राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है तो वो अपने पद पर बना रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला अनुच्छेद आता है 57। कौन सा आता है बेटा? अनुच्छेद नंबर 57। कि सर 57 के अंदर क्या है? 57 के अंदर है बेटा पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन। कि सर पुनः निर्वाचन क्या होता है? तो बेटा पुनः निर्वाचन का मतलब होता है फिर से सदस्य बनना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो, एक मिनट यार, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है भाई, अब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और कोई राष्ट्रपति, जैसे मान लो पहले से राष्ट्रपति है और वो अगली बार फिर से राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, तो उस मतलब कि वह पुनः निर्वाचित हो गया, अगली बार भी वह चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पुनः निर्वाचित। भारत के अंदर एक बार एक राष्ट्रपति हो, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है बेटा? तो बेटा भारत के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार वापस राष्ट्रपति बन सकता है। वो जितनी बार बन सकता है जितनी बार वो चुनाव जीतेगा। यानी इसके अंदर भारत का जो संविधान है वो एक तरीके से मौन है। ठीक है, फिर अगली बात करें तो भारत के साथ में अमेरिका का नाम अवश्य जोड़ा जाता है। अमेरिका के अंदर जो एक राष्ट्रपति है वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो बेटा 2 बार बन सकता है। कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। ठीक है, भारत के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन वहीं पे अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना होता है? सामान्यतः 4 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल अमेरिका के अंदर कितना होता है? अगर 2 बार नियुक्त हो तो बेटा 10 साल का हो सकता है। अब 10 साल का कैसे हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। भारत के अंदर कितना हो सकता है? तो भाई भारत के अंदर भी बढ़ाया जा सकता है। वो आपके लागू होगा कि भाई कंडीशन कौन सी है, आपातकाल कितना लंबा चल रहा है, जितना लंबा आपातकाल चलेगा तब तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पुनः निर्वाचन। तो भारत के अंदर भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें भारत का संविधान मौन है। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाला अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ ऊपर वाले को। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है? भारत का संविधान जो है मौन है। ठीक है भाई, अब अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? ये सर 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। अब वहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बेटा 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं अमेरिका में कितनी बार बन सकता है? अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है। एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक आदमी लिख लेना, भारत में एक आदमी, वरना आप लोग बाद में ये बोल दोगे
बाकी मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। जैसे बराक ओबामा थे, वो 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। लेकिन अब इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अगर ये बोल दिया जाए कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपनी सेवा दे सकता है, यानी कि अधिकतम अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष के लिए? तो बेटा इसका आंसर होगा 10 वर्ष। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 10 वर्ष कैसे आ सकता है, जब आपने बताया कि एक जो व्यक्ति है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है, तो 4 को अगर 2 से गुना करें तो 8 ही आता है। आप 2 साल कहाँ से ले आए? तो बेटा इस बात को समझिएगा। मानो कि राष्ट्रपति बने आप लोग, आपने 4 साल कार्य किया, उसके बाद में 1 साल जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, इसके कारण चुनाव नहीं हो सकते, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसके बाद में आप फिर से चुनाव में जीत गए, 4 साल आपने फिर से सेवाएं दी, और उसके बाद फिर से आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो आपका जो टेन्योर है या फिर कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कुल कितना आ गया इसके अंदर? 4 4 8 और 2 10 वर्ष। तो ये जो 10 वर्ष है बेटा ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। चलिए तो कीजिए इसको फटाफट से नोट डाउन, क्लास तो ज़्यादा लंबी नहीं हुई। चलिए तो भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कर लिया भाई नोट डाउन? चलिए तो भाई उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे अब आगे? 58 का। और 58 का अनुच्छेद क्या बोल रहे हैं? तो 58 का अनुच्छेद जो है बेटा आपको 58 का अनुच्छेद योग्यता बताएगा। क्या बताएगा? योग्यता। किसकी योग्यता? भाई राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की योग्यता बताएगा। तो देखिएगा क्या बताएगा, ठीक है भाई। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों में, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप लोग। बाकी डाउट आना नहीं चाहिए, कंटेंट एकदम बढ़िया देंगे आप लोगों को। बस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, पहली बार विजिट कर रहे हो तो। बाकी अपने दोस्तों में शेयर ना करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग एक लाइक करते हो तो भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, और हम और ज़ोर शोर से यानी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आपका राष्ट्रपति पूरा होगा तो आपको एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उस इंस्टीट्यूट के, या फिर मैं आपको भाई वो इंस्टीट्यूट और मैं एक ही हैं, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, ठीक है। तो आपको उस इंस्टीट्यूट की जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी बुकलेट आती है। तो अगर आप लोगों को बुकलेट चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो बुकलेट भी आपके पास में बाई पोस्ट पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे दे दिया जाता है। अब बुकलेट्स का ये है कि बेटा अगर आपको बाई पोस्ट पहुँचाई जाएंगी तो उनके चार्जेस होते हैं। तो अपन को चार्जेस, मैंने जब भी यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला था कि मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बिना मतलब में पैसे दो, तो आप लोगों को ये लगेगा कि भाई उस इंस्टीट्यूट को फलाने इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहा है। तो बेटा प्रमोशन नहीं करूँगा किसी इंस्टीट्यूट का, ना ही मैं नाम ले रहा हूँ उस इंस्टीट्यूट का। आपको पीडीएफ मैं अपनी ही दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं अपने ही दूँगा, विद सॉल्यूशन दूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑप्शन मतलब ABC ऑप्शन एसएससी ने क्या माना है, कौन से को गलत ठहराया है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। डिट्टो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हाँ भाई एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग उसके रिगार्डिंग फिर थोड़ा सा आगे उस अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी भी हो गई है, क्योंकि एसएससी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। मतलब टॉपिक के अंदर भाई एसएससी कितने एग्ज़ाम करवा चुका होगा, आप लोग खुद सोच के देखो भाई। 1 साल में नाना करता हुए 4 से 5 एग्ज़ाम एसएससी करवा देता है। तो अगर आप लोग पिछले 5 साल के भी पढ़ लेते हो, यानी 2016 से भी पढ़ लेते हो, तो बेटा टॉपिक का निचोड़ निकाल के रख दिया उसने 5 साल के अंदर। अब राष्ट्रपति के अंदर जितने क्वेश्चन बना सकता था ना वो उसने प्रीवियस ईयर के अंदर बना दिए।
अब वो क्या करेगा, उन्हीं की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देगा। अब आप लोग अगर वो लैंग्वेज पकड़ना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस काम आपका कितना है लैंग्वेज का। अब जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर एरर होती है। एरर के अंदर भाई सीधी सी बात है, एरर बहुत सिंपल होती हैं। अब एरर अगर आप थोड़ा सा पकड़ना सीख जाओगे तो आपको वो क्या करेगा, क्वेश्चन को ही तो घुमाएगा भाई। जो लॉजिक्स हैं एरर के उनको थोड़ी ना चेंज करेगा वो। अब आप लोग अगर एरर का लॉजिक ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो बेटा फिर तो आप में ही कहीं ना कहीं कमी है। मैथ के अंदर डिजिट चेंज कर सकता है, क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है। निकालने के तरीक़ों को थोड़ी ना बदल सकता है वो। लेकिन अगर आप लोग वो तरीका ही नहीं जानते हो तो फिर तो थोड़ा सा आपको पता है रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर बेटा फिक्स क्वेश्चन होते हैं आपके। अब अगर रीजनिंग अगर आप लोग थोड़ा सा लेवल के और नहीं लेके चलोगे तो फिर तो थोड़ी सी दिक्कत है ना। बाकी अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप रीजनिंग आराम से निकाल लेते हो, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अनुच्छेद 58 पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को ये 2 से 3 दिन में टॉपिक कंप्लीट करना है अपना। क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 58 है भाई, 58, ठीक है भाई। अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद 58 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 58 के अंदर क्या है बेटा, अनुच्छेद 58 के अंदर है राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता क्या है भाई, राष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 58 के अंदर। तो बेटा योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की, आप लोग बताओ। देखिए तो भाई योग्यता क्या ही होनी चाहिए राष्ट्रपति की, क्या ही योग्यता होनी चाहिए भाई। कोई भी जाके बन जाओ, आप लोग चले जाओ कल को आप भी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर कुछ योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता तो आप लोग पक्का से क्वालिफाई कर रहे हो क्या, पहली योग्यता है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, ठीक है बेटा। अब दूसरी योग्यता या दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इस सब दूसरी क्वालिटी तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो कि आप लोगों में से किसी की नहीं होगी। क्योंकि अगर आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा किसी की भी आयु आपकी 35 नहीं होगी। आप लोगों की जो एज होगी वो इन बिटवीन 22 टू 27 के बीच में होगी, ठीक है बेटा। तो ये देखो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भाई। उसके बाद में अगला देखें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि सदस्य के पास में जो भी चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार के पास में, उम्मीदवार के पास कोई लाभ का पद ना हो, कोई लाभ का पद न हो, ठीक है। हाँ सदस्य रह सकता है लोकसभा के अंदर वो, लेकिन उसके पास में कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा सदस्य को लाभ के पद में नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर भाई कोई बंदा राष्ट्रपति है तो वो अगली बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेगा तो बेटा वो राष्ट्रपति पद पे हो सकता है, या फिर कोई बंदा उपराष्ट्रपति पद पे है तो वो अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो भी वो हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल है तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा सदस्य है तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये हो गई उसकी योग्यता राष्ट्रपति की, ठीक है।
अब अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, अनुच्छेद 52 पढ़ा, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 55 पढ़ा, 56 पढ़ा, 57 पढ़ा, 58 पढ़ा। ठीक है, अब आपको एक अनुच्छेद और करवा देंगे भाई। योग्यता तो आपकी हो ही गई। ठीक है, योग्यता क्या किया कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, उम्मीदवार के पास कोई लाभ का पद न हो, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा सदस्य के पद को, भाई पद यहाँ पे है, पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गई बात अपनी अनुच्छेद 58 की। अब बात करते हैं, आप नोट डाउन करते रहिए इसको, अनुच्छेद 60 की, कि भाई अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 60 की बात करेंगे। और अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है, तो शपथ। क्या है बेटा, शपथ है। कौन सी पथ है, शपथ है। ठीक है भाई, बेटा वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, बाकी आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैटर के अंदर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच नहीं मिलेगा। रेगुलर क्लासेज होंगी आपकी। अभी ये है कि जैसे आज आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हुई है, तो जैसे ये टॉपिक, जैसे पॉलिटी की क्लास तो आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये और कर रहे हैं कि पॉलिटी की क्लास के साथ साथ में, जैसे अभी थोड़ा सा शेड्यूल जो है, लगभग 27 तारीख तक थोड़ा सा शेड्यूल जो है गड़बड़ाया हुआ रहेगा। उसके बाद में जो अपना शेड्यूल है वो एकदम से कंटिन्यू हो जाएगा। तो 27 के बाद में या फिर 1 या 2 दिन में, नेक्स्ट मंडे से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आपकी रेगुलर 3 क्लासेस लगा दें। जैसे पॉलिटी की लगा दें तो एक, फिर आपकी जैसे इंग्लिश की लगा दें, इंग्लिश या फिर आपकी रीजनिंग में से एक क्लास लगा दें, और एक आपकी मैथ्स की, मतलब मैथ और पॉलिटी की तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। फिर पॉलिटी ख़त्म होते ही आपकी हिस्ट्री चालू हो जाएगी। पॉलिटी लगभग 1.5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। फिर अब मैथ्स आपकी कंटिन्यू रहेगी। फिर जैसे ही पॉलिटी ख़त्म होती है आपकी हिस्ट्री चालू कर देंगे, या फिर अगर आप लोग जियोग्राफी बोलोगे तो वो चालू कर देंगे। और उसके बाद में साथ साथ में आपकी रीजनिंग की क्लास तो भाई आप लोग खुद भी कर सकते हो, और अगर बोलोगे तो आपकी रीजनिंग की क्लास भी लगा देंगे, और इंग्लिश की क्लास भी आपकी लगा ही देंगे। मतलब कि 27 के बाद में आपकी 3 क्लासेस कर देंगे, उससे पहले आपकी 2 क्लासेस तो रखेंगे। ठीक है, अब मैथ की क्लास हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए या परसों से आपकी, मतलब मंडे से तो आपकी स्टार्ट हो ही जाएगी मैथ की क्लास। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं 60 में, शपथ। तो बेटा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ। इसको शपथ कौन दिलाता है बेटा, तो इसको जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, ये इसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। अगर ये मौजूद नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो दिलाएगा सीनियर, या फिर सीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीनियर, भाई सीनियर बोला जाता है हिंदी के अंदर। हिंदी का जो शब्द है वो माइंड से स्लिप हो गया है। ठीक है, तो उस, अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसको जो शपथ है वो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनके अंदर से जो सबसे सीनियर, यानी कि सबसे ऊंचे होगा, यानी सबसे ऊंचा किसके अंदर, कार्यकाल के अंदर, वो इनको शपथ दिलाएगा, यानी सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च, भाई वरिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है भाई, पहला जो प्रावधान है वो तो इन्हीं का है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश ये यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, बाहर टूर पे होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, किसी भी कारणवश अपने परिवार के संग घूमने गए हैं,
किसी भी वजह से घूमने गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, तो जो सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो इनको जो है शपथ दिलवाएगा। ठीक है, सीनियर जस्टिस ही लिख लो आप, सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया भी ठीक था वैसे तो, या फिर सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हो इसको, आप इसको हटा के आप सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है भाई शपथ का तो पता लग गया। भाई शपथ तो आप, अगर आप लोग सीजीएल के अंदर इंस्पेक्टर बनते हो या जो किसी भी पद के ऊपर आप नियुक्त होते हो, सीएचएसएल में लगते हो या फिर पुलिस में लगते हो, आर्मी में लगते हो, भाई शपथ तो आपको सबको दिलवाई जाती है कि भाई मैं अपने देश की रक्षा करूँगा, फलाना फलाना, ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति को किस चीज़ की शपथ दिलाई जाती है? तो बेटा राष्ट्रपति को शपथ के अंदर वो दो ही नाम बोलता है। दो नाम कौन कौन से बोलता है? पहला नाम, दूसरा नाम। अब पहला नाम दूसरा नाम नहीं बोलता है, दो शब्द बोलता है वो। पहला क्या बोलता है कि वो संविधान की रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा। दूसरा क्या बोलता है कि वो जनता का कल्याण करेगा, कल्याण करेगा। ठीक है भाई, जनता का कल्याण करेगा। अब ये जनता का कल्याण तो सिर्फ बोला ही जाता है, बाकी आप लोगों को पता ही है, सिर्फ गेहूं भिजवाए जाते हैं जनता के कल्याण के नाम पे, जो कि आप लोग लेते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से। आप नहीं लेते होंगे तो आपके कोई गांव में होंगे मित्र वगैरह या जो भी होंगे, देखा होगा आपने, तो वो लेते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, गाँव के अंदर आते हैं, राशन कार्ड वगैरह से दिए जाते हैं। तो वो 80 करोड़ भारतीयों को दिए जाते हैं। ठीक है भाई, अब संविधान की रक्षा करेगा और जनता का कल्याण करेगा, ये दो नाम वो बोलते हैं राष्ट्रपति अपने शपथ के अंदर। ठीक है, ये था इनके शपथ के प्रावधान, किस चीज़ की शपथ लेते हैं, कौन इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर और बच गया कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, जो अपन अनुच्छेद 61 में पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 56 अपन ने जो पढ़ चुके हैं उत्तराधिकारी वाला, उसका एक पार्ट और पढ़ेंगे 56(2), जिसके अंदर अपन ये बताएंगे कि राष्ट्रपति अपने पद से 5 साल से पूर्व कैसे हट सकता है, त्याग पत्र से हट सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो किसको देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी वाला अपन ने पढ़ ही लिया। फिर जो भारत की कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका है, वो राष्ट्रपति के में निहित है, ये अपने पढ़ा है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन? 77 अनुच्छेद 77(1) में पढ़ेंगे कि जो भारत के कार्यपालिका के जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए हुए या कहा हुआ माना जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 77(3) के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो राष्ट्रपति है वो भारत के जो मतलब ये कार्य हैं उनको मंत्रियों के अंदर बांटेगा, जिससे कि भारत की सरकार को भाई थोड़ा सा काम के अंदर सहयोग मिल सकते। ठीक है, कल्याण हो सके भारत का। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो आपको पता है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में। फिर ये महाभियोग कहाँ पे लाया जाता है? तो बेटा ये सदन के दोनों जो हिस्से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे किसी के अंदर भी लाया जा सकता है। और इसको लाने से पहले, यानी महाभियोग को लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग लेके आएंगे। फिर जैसे जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन का 1/4 भाग इसको सिग्नेचर करेगा। उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा महाभियोग, वहाँ पे जो महाभियोग जिसके मतलब जिस भी कंडीशन के ऊपर या जिस भी मतलब ये मान सकते हो कि भाई इन्होंने ये गुनाह किया है या इनके द्वारा ये गलती हुई है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। फिर अगर 2/3 बहुमत से वो वहाँ पे पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद जो है उसी समय त्यागना होगा। ठीक है, बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। भाई राष्ट्रपति को जो वेतन है पद पर रहते हुए उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। फिर उनकी जो फ्री मेडिकल मिलता है, फ्री इलाज मिलता है। राष्ट्रपति और उनकी वाइफ भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर कहीं पर भी फ्री घूम सकते हैं। ठीक है, उनसे कोई भी किराया वगैरह नहीं लिया जाएगा। उनकी जो आय होती है वो कर मुक्त होती है, यानी उनकी आय के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो अवकाश में रहते हैं ये,
तो मतलब जैसे कि ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको जो है आवास जो है वो फ्री दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनको 1.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी होती है और इनको 60,000 रुपये अपना जो स्टाफ होता है उसके ऊपर खर्चे के लिए अलग से दिए जाते हैं प्रति माह, ठीक है। इनके पास जब ये पद पर रहते हैं तो इनके पास 10 जनों का सेक्रेटरी या सिक्योरिटोरियल बोलते हैं जिसको, स्टाफ होता है 10 जनों का, ठीक है। जहाँ भी ये जाते हैं वो इनके साथ में ही रहता है, ठीक है बेटा। तो आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, आप लोग इसको बार बार रिवाइज करना। अगर बेटा आपने 2 बार रिवाइज कर लिया तो आपके एक कंटेस्ट हो जाएगा। बाकी इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी, एंजॉय किया नहीं किया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कंटेंट में अगर कहीं भी कमी लग रही है तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे आपकी इस कंटेंट में थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा और वाइड बता पाए तो हमें उससे सहयोग होगा, तो आपको वो भी बताया जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल क्लास कैसी लगी रेटिंग ज़रूर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।